नमस्कार साथियों। आज असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर छठी जो यूनिट टेस्ट था आपका वो आयोजित करवाया गया। इस टेस्ट में राजस्थान के जो करंट अफेयर्स हैं उसको, आर्थिक समीक्षा, बजट और सुजस के कुछ प्रश्नों को, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया, जिसमें यदि आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं या राजस्थान की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो उसमें भी आपको ये काम आएगा। और विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड के लिए ये टेस्ट डिजाइन किया था और ये ऑनलाइन आयोजित करवाया। तो इसमें जो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, क्या प्रश्नों का लेवल रहा, किस प्रश्न का आपने उत्तर गलत दिया और आपने गलत दिया तो क्यों दिया, उसका वास्तविक उत्तर क्या है, सारे प्रश्नों का हम 360 डिग्री एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। 100 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न में जो आपके विकल्प हैं वो भी आपके लिए एक सेपरेट प्रश्न देके जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों अर्थात स्थिर कीमतों का जो आधार वर्ष है 2011-12 है पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय क्या है। विकल्प आपके सामने है 4। इन 4 विकल्पों में सही उत्तर है आपका 86,134 रुपए। देखिए साथियों, अब यहां पर जो 4 विकल्प हैं उनमें भी आपको एक एक प्रश्न, सेपरेट प्रश्न मिलेगा। कैसे? देखिए 86,184 रुपए वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय है राजस्थान की स्थिर कीमतों पर। आपको पता है प्रति व्यक्ति आय 2 स्तरों पर निर्धारण किया जाता है, एक तो प्रचलित कीमतों पर और एक जो है स्थिर कीमतों पर। तो स्थिर कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो 86,134 रुपए है और प्रचलित जो है स्थिर कीमतों पर है। और प्रचलित कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है राजस्थान की, वो आपका जो व्यय ऑप्शन है वो है 1,56,159 रुपए। फिर नीचे वाले दोनों ऑप्शन वो हैं जो पिछली बार थे, अर्थात यदि प्रश्न पत्र में आपको यह पिछले बार की तुलना में अब की बार जितनी वृद्धि हुई प्रति व्यक्ति आय में, चाहे वो स्थिर कीमतों पे हो चाहे वो प्रचलित कीमतों पे हो, तो वो आप आंसर कर पाएंगे। देखिए साथियों, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान में वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय 86,134 रुपए है। और पिछली बार कितनी थी? पिछली बार 80,545 रुपए थी और उसमें इस वित्तीय वर्ष में 5589 रुपए बढ़े हैं और ये जो वृद्धि है वो 6.94% है। तो यदि यही बात हम जो आपकी प्रचलित कीमतों पर है वो पूछें तो पिछली बार 1,35,962 थी, अब की बार उसमें 20,187 रुपए बढ़ गई, वर्तमान में 1,56,159 रुपए है। और जो वर्तमान में आपकी प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है उसमें 14.85% की वृद्धि हुई है। ये एक प्रश्न है जिसमें आपको सारी चीजें बता दी कि क्या प्रति व्यक्ति आय है, उसका आधार वर्ष क्या है, पिछली बार की तुलना में अब की बार उसकी क्या स्थिति रही, कितना प्रतिशत रही, ये सारी चीजें। साथियों, अब जो आयोग प्रश्न पूछता है वो इसी प्रकार के प्रश्न पूछता है, प्रचलित प्रश्नों के बजाय नया ट्रेंड आरपीएससी ने जारी किया है प्रश्न पूछने का, तो वो इसी प्रकार के पूछता है। अब देखिए साथियों, दूसरा प्रश्न आज का, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान का कौन सा विकल्प सही है। तो यहां पर साथियों विकल्प नंबर 1 जो है वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि वर्तमान में 28.50% कृषि का, 27.26% उद्योग का और 43.74% जो है वो आपकी सेवा क्षेत्र का योगदान है। ये सकल राज्य मूल्यवर्धन कर में राजस्थान की जो टोटल वैल्यू है उसमें योगदान है, ये आपको आंसर करना था। अब आपने कौन सा आंसर किया है वो आप देखना। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं।
पवन ऊर्जा उत्पादन में निरंतरता में संपूर्ण देश में राजस्थान हाल ही में प्रथम स्थान पर आ गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखना। जून 2023 तक राज्य में कुल कितनी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है? तो देखिए साथियों, इसका सीधा सा उत्तर है वो आपको 5204 मेगावाट करना है। लेकिन ये जो तीन अन्य विकल्प हैं उनमें भी एक एक प्रश्न आपके छुपा हुआ है। देखिए 4337 का क्या है, क्योंकि वर्ष 2022 में प्रारंभिक वर्षों में राजस्थान की जो पवन ऊर्जा क्षमता थी वो 4337 मेगावाट थी। बाद में मार्च 23 का जो नया कैलकुलेशन आया उसमें 5204 मेगावाट हो गई। ठीक है, इसके अलावा अब यहां पर जो तीसरा विकल्प है वो तीसरा विकल्प क्या है साथियों, कि वर्तमान में जो सौर ऊर्जा की राजस्थान में अधिष्ठापक क्षमता है ना, वो है आपका, अर्थात ये भी आपका अलग से प्रश्न हो गया। वर्तमान में राजस्थान की कुल सौर ऊर्जा अधिष्ठापक क्षमता कितनी होगी? 13,531 मेगावाट। ओके, तीन विकल्प कंप्लीट हो गए। चौथे विकल्प की तरफ चलते हैं। 120.45 मेगावाट का जो मैंने आपको विकल्प दिया है उसमें भी एक रीजन है, क्योंकि आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिले तो वो आप मतलब अन्यथा डाटा पढ़ने से बचेंगे और आपके जो दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है उसमें केवल काम की चीजें ही आपके आनी चाहिए। इसी वजह से हमारे टेस्ट सीरीज की विशेषता रहती है कि प्रत्येक प्रश्न का जो विकल्प होगा वो भी साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, अन्यथा विकल्प आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए 120.45 मेगावाट क्या हो गया आपका? बायोमास ऊर्जा का जो है राजस्थान की अधिष्ठापक क्षमता। और इसमें यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट और दे दिया है साथियों। वर्तमान लेटेस्ट जो अंतिम प्राप्त आंकड़े हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, लास्ट वाली लाइन को आप पढ़ो। राज्य की कुल विद्युत अधिष्ठापक ऊर्जा क्षमता 23,487 मेगावाट है। तो यहां पर देखिए पवन ऊर्जा का आपको बता दिया कि पवन ऊर्जा की वर्तमान में जो अधिष्ठापक क्षमता है वो आपकी है 5204, बायोमास की है 120.45 मेगावाट, 4337 मेगावाट दिसंबर 2022 तक थी। इसके बाद में 13,531 मेगावाट जो है वो वर्तमान में राजस्थान की सौर ऊर्जा की अधिष्ठापक क्षमता है। और टोटल विद्युत अधिष्ठापक क्षमता की बात करें तो वो है 43,487 मेगावाट। तो साथियों पवन ऊर्जा अर्थात तो राजस्थान में ऊर्जा से संबंधित एक चैप्टर है आपका थर्ड पेपर में, जीके वाले पेपर में, तो वहां इसी प्रकार के प्रश्न तो पूछने हैं। और कहां से प्रश्न, मन से थोड़ी बनाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को आप जो है जरूर इनको सोल्व करें और माइंड में रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। देखिए निम्न में से किस राजस्थानी महिला को राजस्थान गौरव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो मांड गायिका बैतुल बेगम आपको ये आंसर करना था। लेकिन साथियों मैंने यहाँ तीन विकल्प जो बताया है ना वो भी आपके करंट से संबंधित है और चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं। आपके करंट वाले ऑप्शन में चर्चित व्यक्तित्व पर्सनालिटी ऑफ द ईयर आपके वहां पे विकल्प है, एक पॉइंट बना हुआ है, तो पर्सनालिटी आपको जरूर पूछेगा। तो मांड गायिका बैतुल बेगम को तो रट लेना भाई मेरे, राजस्थान गौरव पुरस्कार 2023 का पुरस्कार इनको मिला है। अच्छा दूसरा विकल्प मैंने आपको यहाँ पे दिया है नानेरा। अभी नानेरा क्या है? नानेरा को हाल ही में एक पुरस्कार मिला है साथियों, गोल्डन कैलाश पुरस्कार 2023। ये एक फिल्म है नानेरा नाम की, इसको गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया है। राजस्थान की फिल्म है तो निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अच्छा तीसरा विकल्प है आपका विनीता शेखावत। तो विनीता शेखावत को जानबूझ के आपके विकल्प में इस वजह से घुसाया है क्योंकि ये विनीता शेखावत को जो नर्सेज दिवस है, आपको पता है 12 मई को नर्सेज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया जाता है। तो उस अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस
के अवसर पर विनीता सेखावत को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया था। तो साथियों एक प्रश्न हो गया और 4 विकल्प हो गए, और चारों विकल्पों में आपको अलग से सेपरेट प्रश्न देखने को मिला। तो ये प्रश्न को जब भी आप पढ़ें, इसी प्रकार पढ़ेंगे तो बहुत कम समय में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप थर्ड पेपर में कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं साथियों कि टीम अच्छी मेहनत आपके लिए कर रही है, तो जब भी आप मतलब वीडियो देखें तो एक थंबनेल जो है आपका वो लाइक का बटन है उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दें, और किसी भी प्रकार की यदि हमारे से कोई सहयोग की अपेक्षा है, इस वीडियो की पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, आप लिख दिया करो जो भी आपकी कुछ हेल्प की जरूरत हो, तो हमें लगेगा कि हम आपकी जो भाग्यशाली हैं हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप श्योर आपका कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न देखिए साथियों, अंतिम प्राप्त आंकड़ों अर्थात विद्युत की या अधिष्ठापक क्षमता जो है उसके अंतिम प्राप्त आंकड़े दिसंबर 2022 को प्रकाशित हुए थे और अब अगले दिसंबर 2023 को प्रकाशित होंगे। तो उसके अनुसार राज्य की कुल विद्युत अधिष्ठापक ऊर्जा क्षमता कितनी है? अभी ऊपर वाले प्रश्न का एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी थी मैंने आपको, लेकिन फिर भी आपको इसमें प्रश्न का आंसर करना था 23,487 मेगावाट। ओके, इसमें कुछ समझाने वाली चीज है नहीं। आगे देखते हैं। 6वां प्रश्न है आज का। देखिए साथियों, यदि आप कोई ये असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी सभी सोशल नेटवर्क साइट्स के लिंक पेस्ट कर रखे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो की यदि पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी। हमारा ऐप जो है उसका लिंक है, वहां पे आप ऐप डाउनलोड करोगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। छठा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? देखिए साथियों, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 1 जनवरी 2017 को एक योजना चलाई। किसके लिए? जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो स्तनपान फीडिंग करवाने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए एक योजना संचालित की थी। उस योजना के तहत होता क्या था कि जो भी गर्भवती या धात्री महिला है उनको 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी ताकि उनको पोषण संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो 5,000 रुपए की राशि दी जाती थी उसको 3 किस्तों में बांट दिया उन्होंने। बोला एक साथ नहीं देना है, 3 किस्तों में देना है। पहली किस्त 1,000 रुपए की देनी है, फिर 2,000 और फिर 2,000। ठीक है, तो ये एक योजना थी। अभी हाल ही में ये बहुत चर्चित भी रही थी क्योंकि प्रधान ये जो अपना अलवर है, अलवर में गोद भराई समारोह आयोजित करवाते हैं। तो उस जो अलवर में दौसा में, तो दौसा में जो ये मातृ वंदन योजना के तहत जो गोद भराई समारोह मनाया गया उसका प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे शब्दों में प्रशंसा की है। अब विकल्प देखिए साथियों, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के संदर्भ में पहला कथन है कि प्रथम संतान होने पर 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 2023 के बाद दूसरी संतान लड़की होने पर भी 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में धात्री महिला को दी जाती है। बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 2023 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किया है, और यदि दूसरी जो संतान है वो बच्ची है, गर्ल चाइल्ड है, तो आपको ये लाभ दोबारा भी मिलेगा। तीसरा विकल्प देखिए, दी जाने वाली किस्तों का क्रमशः 2,000 और 1,000 है। ये विकल्प आपका गलत है क्योंकि 1,000, 2,000, 2,000 होता है। और इस योजना को शुरू 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा इसमें 3 नंबर का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में वर्तमान में कुल कितने शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है? तो 4 शहर है साथियों, आपको पता है। सामान्य सा प्रश्न था लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेस्ट सीरीज में इसको शामिल किया गया है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर,
कोटा। रख लेना, चारों शहरों को रख लेना, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला विकल्प है टोंक में देश का पहला स्नेक पार्क बनाया जा रहा है। दूसरा विकल्प, नवंबर 2022 में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम बांसवाड़ा में आयोजित किया गया। 3 फरवरी 2023 को जोधपुर में G20 देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया और राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन मार्च 2023 में जोधपुर में किया गया। अब ये साथियों, इसको एक प्रश्न मत मानना भाई, ये 4 विकल्प हैं, चारों ही महत्वपूर्ण हैं और प्रश्न इस लाइन में से ऐसे कैसे आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो तो देखो चेंज करके मैंने बनाया है यहाँ पे। टोंक नहीं, कोटा जो है वहां पर कोटा में देश का पहला स्नेक पार्क बनाया जा रहा है। तो ये आपको कंफ्यूज, टोंक और कोटा मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इस वजह से जानबूझ के टोंक को ऑप्शन में दिया था और आपने गलत किया है काफी बंदों ने। तो यहां देखिए दूसरा जो विकल्प है वो भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कहाँ आयोजित की गई, बांसवाड़ा आपको आंसर देना है। G20 देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया, जोधपुर आपको आंसर करना है। इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन मार्च 2023 में कहाँ किया गया, जोधपुर आपको आंसर करना है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का प्रचलन काफी बढ़ रहा है। अब नवा प्रश्न देखिए साथियों, अति महत्वपूर्ण है। आपको पता है, यदि आपने सिलेबस देखा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें एक पॉइंट है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, एक पॉइंट है राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुएं। तो वहां पर ऐसे कैसे पॉइंट है, तो प्रश्न तो ऐसे ही बनेगा, या तो उसकी कुल मद राशि पूछ लेगा, या कौन सा सबसे ज्यादा निर्यात होता है, या कौन सा कितना प्रतिशत निर्यात होता है। 3-4 प्रश्न तो बनते हैं इसके महत्वपूर्ण। यदि उसको भी आप स्किप कर देंगे तो निश्चित रूप से एक प्रश्न गलत होने का मतलब हजारों के नीचे आप चले जाओगे। 2,01,000 आदमी ने आवेदन किया है साथियों, लगभग 2.25 लाख के लगभग जो अभ्यर्थी हैं वो टेस्ट देंगे, आपको बताया। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है नवा। राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली मद जो है वो सबसे ज्यादा तो है आपकी इंजीनियरिंग वस्तु, लगभग 17%, 16.5% इंजीनियरिंग वस्तु भेजी जाती है निर्यात में। दूसरे क्रम पे आता है कपड़ा जो लगभग 13% है। तीसरे क्रम पे आता है धातु जो लगभग 11.5% है। फिर हस्तशिल्प है और फिर रसायन है, ठीक है। और यदि अभी जो 2021-22 का जो वो आर्थिक समीक्षा है उसमें तो इसको बताया गया है कि जो 5 मद हैं वो लगभग 72,000 करोड़ रुपए का इनका ही मौद्रिक मूल्य था, 60%। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं साथियों कि 60% निर्यात का मूल्य 72,000 करोड़ है, तो टोटल निर्यात कितना होगा। तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस, माइंड फ्रेम को भी यूज करना है। प्रश्न का जब आंसर करें मुख्य परीक्षा में तो आपका कॉमन सेंस भी उसमें अपेक्षित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। 10वां प्रश्न, जयपुर में मेट्रो के फेज 1D के निर्माण के लिए हाल ही में वित्तीय स्वीकृति दी गई है, यह कहां से कहां तक होगा। सामान्य सा प्रश्न है। देखिए मेट्रो फेज 1D जो है वो मानसरोवर से अजमेर रोड का जो चौराहा है वहां तक ये जो है चलाया जाएगा और ये भारत की 6ठी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है वो बनी है। और हालिया जो बजट राजस्थान सरकार ने पारित किया था उसमें इसमें लगभग 205 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए आवंटित की गई थी, इसलिए ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न, 2022-23 के पुरस्कार एवं संबंधित संस्था व्यक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है। देखिए साथियों, कायाकल्प अवार्ड जो है 2022 वाला, ये जो तीनों ऊपर वाले अवार्ड है 1, 2, 3 वाले, वो 2023 में दिए गए हैं लेकिन वर्ष 2022 के लिए दिए गए हैं।
तो वो आपको अच्छे से आप इसको ऐसे मत मानना है कि पिछली बार का जो है वो करंट मैं बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं है साथियों। ये 2023 के परीक्षा में पूछा जाएगा, 2022 के लिए 2023 में ये पुरस्कार दिए गए हैं। कायाकल्प अवार्ड 2022 बीडीके अस्पताल झुंझुनू को दिया गया। नासा सम्मान 2022 जो है वो बिट्स पिलानी के विद्यार्थी समूह को दिया गया है। नेशनल वाटर अवार्ड 2022 जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी स्कूल है साथियों जोधपुर में, इनके जो प्रिंसिपल हैं मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पानी बचाने के लिए इस प्रकार का एक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है कि वहां पर जितने भी मतलब बच्चे पानी पीते हैं या वो कुछ भी वेस्टेज पानी है उनमें कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि वहां पर वो सारा पानी पास की एक बावड़ी में चला जाता है और वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा उदाहरण जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है। चौथा विकल्प है ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2023। तो ये ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 जो है वो आपकी जो जयपुर में रामबाग होटल है ना साथियों, उस रामबाग होटल को दिया गया है। होटल ताज समूह को नहीं दिया गया है, जयपुर के रामबाग होटल को दिया गया है। तो राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। ये अवार्ड अच्छी तरह से ध्यान रखना और व्यक्तित्व अच्छे से ध्यान रखना। वैसे तो हम लोग आपके लिए सारा बना बनाया जो कंटेंट उपलब्ध करवा ही रहे हैं और सारी आपको इनकी पीडीएफ भी समय समय पे उपलब्ध करवा रहे हैं। आप चाहें तो उनकी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, प्रिंट निकलवाओ, पढ़ो, कौन मना करने वाला है। यहाँ पर हमारे कोई बंदिशें नहीं है। आप ऐप डाउनलोड करो और उनका फ्री कंटेंट जो है ना उसमें से जाओ और पूरा पीडीएफ को डाउनलोड करो, शेयर करो और प्रिंट निकलाओ। कड़े कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। दूसरी बात ये है कि ये जो आप अभी देख रहे हो, यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस प्रकार की बहुत अच्छा कंटेंट हम लोग समय समय पे आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। आरएएस प्री की तैयारी कर रहे हैं आप, या राजस्थान पुलिस अभी जो विज्ञप्ति निकली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न ऐसे कैसे आपको देखने को मिलेंगे साथियों, क्योंकि चयनित प्रश्न है ये। 100 प्रश्न में एक भी प्रश्न आप ऐसे नहीं कह सकते कि यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। 12वां प्रश्न, राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक भूतापीय ऊर्जा की संभावना माउंट आबू सिरोही तथा पुष्कर अजमेर में है। आया हुआ प्रश्न है साथियों, ऐसे कैसे प्रश्न को हटाया और लाइन आपके लिए एक विकल्प के रूप में सामने रख दी। अगला देखो, राजस्थान में बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्र उदयपुर में है, ये भी सही है। भारत की पहली प्राकृतिक गैस आधारित योजना अंता प्राकृतिक गैस है, ये भी सही है। और पवन ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। यहाँ पर जो उत्तर व्याख्या में 3 दे रखा है वो बाई मिस्टेक गलत हो गया साथियों। यहाँ पर आपका उत्तर सही उत्तर चौथा होगा, क्योंकि पवन ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत में पहले चौथे स्थान पे था, लेकिन अभी जो नया डेटा आया है उसके आधार पे 5000 प्लस मेगावाट विद्युत ऊर्जा इसकी पवन ऊर्जा की हो गई है। इसलिए पवन ऊर्जा उत्पादन में संपूर्ण भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया है। ठीक है साथियों, अब आगे देखिए 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है। तो सामान्य सा प्रश्न है लेकिन बहुत चर्चित रहा साथियों, क्योंकि ये विराटनगर का एक गांव है, जयपुर की जवानपुरा पंचायत, विराटनगर पंचायत समिति है। अभी तो ये कोटपुतली में चला गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जयपुर की जो जवानपुरा पंचायत है ना उसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, हेल्दी विलेज घोषित किया गया है, ओडीएफ फ्री है, आपका बहुत सारी व्यवस्थाएं एक देखने लायक एक गांव ग्राम पंचायत ये हो गई है। इस वजह से राजस्थान की सुर्खियों में बहुत चर्चित रहा है और ये जवानपुरा पंचायत के सरपंच और सेक्रेटरी को साधुवाद है भाई, बहुत ज्यादा। चलिए 14वां प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस सांसद को केंद्रीय कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है। ये साथियों अर्जुन राम मेघवाल हैं, बीकानेर के हैं।
सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन नीचे जो व्याख्या है साथियों उसको आप देखिए। राज्यसभा में लोकसभा में राजस्थान राज्य के लिए 25 सीटें आवंटित हैं। इन 25 सीटों में 4 सीट तो एससी के लिए आवंटित हैं। कौन कौन सी हैं 4 सीटें? बीकानेर है, भरतपुर है, करौली और गंगानगर है। बीकानेर, भरतपुर, करौली और गंगानगर, ठीक है, ये 4 सीटें एससी के लिए आवंटित हैं। इन 4 सीटों में से जो बीकानेर क्षेत्र के सीट के जो सांसद हैं अर्जुन राम जी मेघवाल, उनको केंद्र में कानून मंत्री बनाया है साथियों, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास है। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। यहां पर केवल अर्जुन राम जी मेघवाल को याद रखने से काम नहीं चलेगा, क्या और क्या तथ्य आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में 25 सीटें लोकसभा में आवंटित हैं। इन 25 सीटों में साथियों 7 सीट जो है वो आरक्षित हैं। 25 में से 4 सीट तो एससी के लिए आरक्षित हैं और 3 सीट जो है एसटी के लिए आरक्षित हैं। वो 3 सीटें कौन कौन सी हैं? उदयपुर, दौसा और बांसवाड़ा। उदयपुर, दौसा, बांसवाड़ा, ये 3 सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं और 4 सीट बीकानेर, भरतपुर, करौली और गंगानगर, ये 4 सीट हैं वो एससी के लिए आरक्षित हैं। प्रश्न को 360 डिग्री पे यदि आप घुमा दोगे तो कहां से प्रश्न पूछेगा? मुझे नहीं लगता इस प्रकार का कोई प्रश्न बनेगा। और आप यदि ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं, यदि आपने वीडियो देखा है तो कहीं से भी प्रश्न पूछे आप उसका निश्चित रूप से साथियों आंसर दे पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, इस प्रश्न के साथ मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि राजस्थान की जो 200 सीट हैं उन 200 सीटों में कुल कितनी सीटें आरक्षित वर्गों के लिए है, एसटी एससी के लिए आरक्षित हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है? कमेंट सेक्शन में। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि राजस्थान विधानसभा में 200 सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित हैं उसकी संख्या आपको बतानी है। 34 है, 35 है, 33 है, 32 है, क्या है वो आपको बताना है। यदि आप ये प्रश्न का आंसर देंगे तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि ये जो कंटेंट है वो आपको पसंद आ रही है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों प्लीज इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दें। वीडियो की कंटेंट आपको पसंद आई तो इसको जरूर लाइक करें। और यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जो पीडीएफ आप देख रहे हो उस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकलवाना है, तो आप नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे सभी सोशल नेटवर्क साइट्स का लिंक वहां पर आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, महिला शक्ति से संबंधित कोई उपलब्धि है तो वो प्रश्न आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न होता है। और यहां पर तो देखिए मैंने आपको 3 विकल्प, 4 में से 3 विकल्प जो हैं वो महिला शक्ति के लिए हैं और चारों के चारों महत्वपूर्ण है साथियों, ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानी जाती है? तो विकल्प नंबर 1 जो है नीरू यादव है, वो हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानी जाती हैं। अब नीरू यादव कहां की है? देखिए झुंझुनू गांव में एक ग्राम पंचायत है लांबी अहीर, ठीक है, मुहाना ग्राम पंचायत का लांबी अहीर एक गांव है, वहां की ये जो है निवासी हैं और उन्होंने अपनी गांव की लड़कियों और महिलाओं को मिला के हॉकी की टीम बना दी। तो वो जो हॉकी वाली सरपंच के नाम से ये प्रसिद्ध हुई है। नीरू यादव बहुत सुर्खियों में रहती हैं, बहुत ही योग्य सरपंच हैं, युवा सरपंच हैं और राजस्थान का नाम इन्होंने कई चीजों में रोशन किया है। लोग इनको रोल मॉडल मान रहे हैं। तो हाल ही में नीरू यादव ने एक और काम किया है। क्या किया है? इन्होंने किसान उत्पादक संगठन का एफपीओ शुरू करने के लिए जो आपका भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान है उसके साथ एक एमओयू किया है, समझौता किया है, ठीक है। तो ये आपका नीरू यादव तो आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा विकल्प देखिए साथियों, विनीता शेखावत क्यों प्रसिद्ध रही? विनीता शेखावत का मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय नर्सेज दिवस होता है उसके अवसर पर विनीता शेखावत को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया था। और अनूप भारतीय का तो आपको रट लेना है साथियों।
अनुभवतीय को रट लेना, प्रश्न आएगा, निश्चित रूप से आएगा कि भारत में सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बना है जयपुर में, जो आपका एसएमएस हॉस्पिटल है वहां पर। तो उस आईपीडी टावर का जो वास्तुकार है वो है अनुभव भरतिया, इसलिए अनुभव भरतिया भी काफी चर्चित रहे थे। तो प्रश्न को इस तरीके से आपको पढ़ना है। 16वां प्रश्न देखो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में राजस्थान की किस जीआई टैग प्राप्त वस्तु को आईपीओ लॉन्च किया जा रहा है? तो यह आपका प्रश्न का सीधा उत्तर बीकानेर भुजिया है। तो बीकानेर भुजिया के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में अब तक 16 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है, और राजस्थान में जीआई टैग दिलाने का कार्य जो रूडा करती है। इसके बाद में जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, और भारत का पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया था। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं साथियों, हाल ही में राजस्थान की किस जीआई टैग प्राप्त वस्तु का आईपीओ लॉन्च किया जा रहा है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा साथियों वो तो बीकानेरी भुजिया होगा, लेकिन इसके साथ आपको जीआई टैग का के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया, वो मैंने इस वजह से टैग किया है क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो आरईएस की भी तो तैयारी कर रहे हैं, तो आरईएस की परीक्षा में तो पूछ ही सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दार्जिलिंग की चाय को 2004 में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। राजस्थान में अब तक 16 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है, और ये 10 साल तक टैग मान्य होता है। इसके बाद फिर से इनको रिन्यू करवाना पड़ता है। राजस्थान में जीआई टैग प्राप्त करने के लिए रूडा नामक जो संस्था है वो प्रयास करती है, और इस प्रकार जो है ये काम चलता है। अब साथियों थोड़ा सा बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकल्पिक विषय की संस्कृत की जो है टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है। डॉक्टर अंकित कोठारी जो बांसवाड़ा से हैं वो टेस्ट सीरीज को पेपर को बनाते हैं। बहुत अच्छे टैलेंटेड बंदे हैं, यंग ब्लड हैं, अभी हाल ही में उनका चयन हुआ है और विद्वान व्यक्तित्व हैं। यदि आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना तो निश्चित रूप से आपको इसके जो कंटेंट है नीचे वाला उसमें जाके आप देख सकते हैं। 17वां प्रश्न साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आज के प्रश्न पत्र का एक एक प्रश्न है ना लाजवाब है। निम्न में से राजस्थान की किस नहर परियोजना का आधार बनाकर चंबल की चिट्ठी नामक एक लघु फिल्म डॉक्यूमेंट्री हाल ही में बनाई गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, क्योंकि आपको पता है कि नर्मदा नहर जो है ये पूर्वी नहर परियोजना है वो राजस्थान की सुर्खियों में, क्योंकि राजस्थान सरकार सहित राजस्थान के संपूर्ण संस्थाएं, संपूर्ण पार्टियां ये प्रयासरत हैं कि जो पूर्वी नहर परियोजना है उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलना चाहिए। अब केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे नहीं रहा है, इसलिए इस योजना से क्या लाभ होगा, किन लोगों को इससे लाभ होगा, पेयजल मिलेगा, किस प्रकार खेती का कायाकल्प होगा, इसी को आधार बनाकर एक व्यक्तित्व है आपके श्री रामनिवास मीणा, उन्होंने ये पूर्वी नहर परियोजना को लेकर एक प्रयास किया। उन्होंने एक फिल्म बनाई चंबल की चिट्ठी। वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चंबल की चिट्ठी जो डॉक्यूमेंट्री है वो किस नहर से संबंधित है, तो पूर्वी नहर परियोजना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये पूर्वी नहर परियोजना ही पहुंचे, हो सकता है कि इसका जो विशेष सामाजिक कार्यकर्ता रामनिवास जी मीणा के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पूर्वी नहर परियोजना कितने जिलों को लाभान्वित करेगी उसकी संख्या भी पूछ सकती है। तो साथियों प्रश्न को पढ़ो तो इस प्रकार के पढ़ो कि उससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटे नहीं और एक्स्ट्रा कुछ पढ़े नहीं। 18वां प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 से बढ़कर कितना हो गया है? तो साथियों बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग जो है वो आपका 947 जो है राजस्थान में ये बढ़ के हो गया है वर्तमान में। ठीक है, पहले देखिए 2011 में 1000 बालकों पर 888 बालिकाओं ने जन्म लिया था, वहीं 2021-22 में यह आंकड़ा 947 हो गया है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है, इस वजह से महत्वपूर्ण है। पूरे देश का समग्र आंकड़ा देखें तो वो कम है और राजस्थान का आंकड़ा ज्यादा है।
तो इसमें देश में जन्म के समय लिंगानुपात 937 है, जबकि राजस्थान में 947 है। अब साथियों इस प्रश्न को यदि ज्यादा तकनीकी रूप से बनाया जाए तो इसको प्रश्न और व्याख्या वाले प्रश्न कथन और कारक वाले प्रश्न के रूप में बनाया जा सकता है कि ऊपर लिख दे कि बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, और नीचे लिख दे कि राजस्थान का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कम है, तो वहां पे वो कथन गलत हो जाएगा। तो प्रश्न को आप डेटा याद रहेंगे तो आपको प्रश्न किसी भी प्रकार का जो है प्रश्न हो आप उसका आंसर कर पाएंगे। कोटा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ ऑक्सीजन सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। सेपरेट प्रश्न है साथियों, चारों की चारों विकल्प। देश का पहला स्नेक पार्क बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है, बी काया भी था। या 7 वंडर पार्क का विकास किया जा रहा है, ये भी सही है। तो सारे विकल्प यहाँ पे सही है। 20वां प्रश्न देखो, 20वां प्रश्न है साथियों, नीचे राजस्थान के प्रमुख पैनोरमा और उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है। असुमेलित जो विकल्प है उसका आपको चयन करना है। अब यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं 10 पैनोरमा जो अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो इनमें से बनेंगे। पैनोरमा जरूर आपको पढ़ना है। महसी नवल पैनोरमा जोधपुर में है। अमराजी भगत की पैनोरमा चित्तौड़गढ़ में है। देवनारायण जी पैनोरमा जोधपुर या टोंक में है। और पन्ना धाय पैनोरमा पांडोली चित्तौड़गढ़ में है। तो विकल्प नंबर 4 तो आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो जो भी विकल्प हैं यहाँ पर वो आप देख लीजिए जो है क्या होने वाला है। केसरी सिंह भारत पैनोरमा सापुरा भीलवाड़ा है। दुर्गादास पैनोरमा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बनाया गया है। गोविंद गिरी पैनोरमा डूंगरपुर में है। राव बीका पैनोरमा बीकानेर में है। राज सिंह पैनोरमा राजसमंद में है। और राणा हमीर पैनोरमा सवाई माधोपुर में है। तो ये जो विकल्प हैं ये टेस्ट सीरीज नहीं है साथियों, आपके लिए एक रामबाण औषधि है। इस प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे आप तो निश्चित रूप से कोई सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, गारंटी है मेरी। तो प्रश्न को मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या इसका प्रिंट निकलो, हम डाल देते हैं वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, आपको लाभ होना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आप जो भी पढ़ो इस तरीके से पढ़ो 360 डिग्री पे, कुछ छूटे नहीं, एक्स्ट्रा पढ़े नहीं, आपकी सफलता निश्चित है। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टेम फॉर गर्ल्स इंडिया कैंपेन का संबंध निम्न में से किस से है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 360 बालिकाओं का चयन किया गया है और इन 360 बालिकाओं को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी कि जो पीकॉक ग्रह और ड्रोन डेवलपमेंट जो कार्यक्रम होते हैं उनका प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा। तो स्टेम फॉर गर्ल्स इंडिया कैंपेन का संबंध निम्न में से किससे है? तो पीकॉक ग्रह और ड्रोन डेवलपमेंट आपका सही आंसर होगा साथियों। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न और वो महिला शक्ति या नारी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्यों किसी परीक्षा से ये स्किप हो सकता है? निश्चित रूप से आपको किसी न किसी परीक्षा में ये देखने को मिलेगा। 22वां प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नाम बदलकर पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय कर दिया है? तो ये जो आपका दौसा का महाविद्यालय है उसका नाम परिवर्तन करके रखा है। सामान्य सा प्रश्न है, फिर भी देख लेना, ठीक है। ब्रांड प्रश्न है 23वां, तो सुपर ब्रांड प्रश्न है, देख लो कैसे। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान इंटरनेशनल के निदेशक चुने गए हैं? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं। एक तो आपका सही उत्तर तो निहाल चंद गोयल है, क्योंकि राजस्थान इंटरनेशनल के जो निदेशक हैं वो निहाल चंद गोयल ही हैं। और फिर मगन सिंह राजवी कौन है? मगन सिंह राजवी जो है महत्वपूर्ण आपके व्यक्तित्व हैं, राजस्थान फुटबॉल के ब्रांड एम्बेसडर हैं मगन सिंह राजवी। और फिर मांड गायिका बैतुल बेगम क्यों प्रसिद्ध रही है? क्योंकि अभी अभी इनको राजस्थान गौरव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो मांड गायिका बैतुल बेगम इसलिए थी कि राजस्थान गौरव पुरस्कार 2023 इनको मिला है। तीसरा, फिर मंजू चौधरी जोधपुर वाली हैं, कुश्तीबाज हैं, बॉक्सर हैं। वो मंजू चौधरी क्यों प्रसिद्ध रही? क्योंकि वुशु स्टार प्रतियोगिता हुई है अभी रूस में, वहां पर मंजू चौधरी ने कुश्तीबाजी में बॉक्सर कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीत के लिए लाई है ये राजस्थान के लिए, देश के लिए।
तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में तो मंजू चौधरी, मगन सिंह राजवी, निहाल चंद गोयल और बैतुल बेगम। एक प्रश्न में 4 विकल्प और चारों ब्रांड विकल्प, तो निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा इस प्रकार के प्रश्न। 24वां प्रश्न, अरे डाउनलोड कर लेना मेरे भाइयों, ये जो पीडीएफ है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं और चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। तो ये प्रश्न है, निश्चित रूप से आएंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि प्रश्न आएंगे भाई, मैं दावा तो नहीं करता 100% है, लेकिन प्रश्न आएंगे। और जब आपका प्रश्न पत्र आया असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके वाला, तो वहां पर 100 में से 79 प्रश्न। अब बताओ क्या लोगे, और 100 में से 79 प्रश्न ऐसे, और हमको तो पता ही नहीं है कि हमारे प्रश्नों में इतना ज्यादा कवरेज हुआ है। वो भी आप लोगों ने बताया है कि सर इतने प्रश्न इस पेज में, इस पेपर में से आए, ये विकल्प है, इस तरीके से। फिर बाद में जाके हमने तो टीम लगाई और वो सारा ये कलेक्ट करवाया कि कौन से प्रश्न पत्र में कौन सा जो है प्रश्न आरपीएससी ने कवर किया है। क्योंकि देखिए वो हमारे लिए से नहीं बना रहे हैं, हम मेहनत करते हैं साथियों, दिन रात। हमारे जो 18-20 लोगों की टीम है, एक एक प्रश्न का चयन इस प्रकार ही करते हैं कि किस प्रकार, यदि मैं प्रश्न पत्र निर्माता होता तो मैं किस प्रकार के प्रश्न बनाता। तो आरपीएससी के जो पेपर सेटर्स हैं उनके माइंड फ्रेमिंग के हिसाब से सोचते हैं और उस प्रकार के प्रश्न बनाते हैं, इस वजह से ये प्रश्न मिलते हैं। और आपको भी लग रहा होगा 24 प्रश्न हो गए ना, तो 24 प्रश्नों में आपको नहीं लग रहा है कि इनमें से एक भी प्रश्न के लिए आपको हो तो सही, लिखो तो सही कंटेंट में आपके जो कमेंट सेक्शन में कि ये जो प्रश्न है वो परीक्षा में आने लायक नहीं है, आपने इसमें टेस्ट में कैसे दे दिए। एक एक प्रश्न साथियों चयनित करते हैं, छानते हैं, इसको बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत लगती है इसमें, तब जाके आपके लिए प्रश्न पत्र बनके तैयार होता है। 24वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। नीचे सूची 1 में वर्ष 2023 में दिए गए कुछ सम्मान तथा पुरस्कारों के नाम दिए हैं तथा सूची 2 में संस्था व्यक्ति का नाम दिया है। दिए गए विकल्पों में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। देखिए कायाकल्प अवार्ड है वो बीडीके अस्पताल जोधपुर को नहीं दिया गया है, झुंझुनू को दिया गया है। नीचे वाले 3 सही हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 जो है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दिया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं चाहूंगा कि ये दोबारा रिपीट हो किसी न किसी टेस्ट सीरीज में। और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस राजस्थान में ये जो जयपुर की 2 कौन सी परियोजनाएं हैं जिनके लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है, देखते रहिए, वो जरूर मैं आपको बताऊंगा। नासा सम्मान 2022 जो है वो विश्व पिलानी के विद्यार्थी समूह को दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नेशनल वाटर अवार्ड 2022 है, वो मैंने अभी बताया था भाई साथियों, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर। ये बावड़ी जोधपुर वहां पर है जो स्कूल के पास में ये प्राचीन बावड़ी है, स्टेप बेल है। और जोधपुर के ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो प्रिंसिपल है, बहुत क्रिएटिव दिमाग का मैं कहूंगा उनको, उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग की ऐसी टेक्निक डेवलप की है कि आप चाहें तो वहां जाके देखिए, निश्चित रूप से आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि ये प्रिंसिपल सर वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए इसका जो उत्तर है वो आपको कायाकल्प अवार्ड जो है वो झुंझुनू को दिया है, जोधपुर को नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे सही है। 25वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। लव कुश वाटिका, नंदी गौशाला, देवनारायण आवास योजना और घर घर औषधि योजना। अब देखिए मैं पहले नीचे से ऊपर चल रहा हूं। आपका घर घर औषधि जो है ना, वो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि साथियों ये योजना है ना 2021 में 1 अगस्त को प्रधान ये मुख्यमंत्री जी ने शुरू की थी। क्या उसमें क्या था कि प्रत्येक जो परिवार है ना उसको 8 पौधे दिए जाते थे जो औषधीय महत्व के थे। वो 8 पौधे कौन कौन से थे? 2 तो तुलसी जी के दिए थे, 2 गिलोय के, 2 कालवे के और 2 अश्वगंधा के। तो ये तो योजना थी आपकी घर घर औषधि योजना। तो इसका मतलब घर घर औषधि योजना तो स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित हो गई क्या? ये इको हाँ, इसमें स्वास्थ्य रक्षा से हो गई घर घर योजना। तो अब देखिए आगे फिर आपकी देवनारायण आवास योजना। देवनारायण योजना 2020 में शुरू की गई थी। उसके तहत क्या हुआ था, ये ऐसी योजना थी जिसमें जो पशुपालन का काम करते हैं उनको एक ही निर्धारित स्थान पर दूध संकलन, विपणन, संस्करण और आवास की सारी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध होती थी। ठीक है, तो ये आपका पशुपालकों ये तो हो गई।
फिर इसके बाद में देखिए नंदी गौशाला जो है, वो नंदी गौशाला 2019 में शुरू की गई थी और अभी इसमें लगभग 7.20 करोड़ रुपए का वो राशि आवंटित की गई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और लवकुश वाटिका इको टूरिज्म से संबंधित है ही, तो आपको ये ध्यान रख लेना है, बस कोई दिक्कत ही नहीं। लवकुश वाटिका को इको टूरिज्म से जोड़ दो, नंदी गौशाला को आवारा पशुओं से जोड़ दो, देवनारायण योजना को पशुपालकों से जोड़ दो, और घर घर औषधि को आपका स्वास्थ्य रक्षा वाला है। तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है। 26वां प्रश्न देखो, हाल ही में की गई सर्वे के अनुसार भारत की सबसे बड़ी चांदी की खान राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपका सिंधेश्वर खुर्द राजसमंद में इसका मिली है। अभी इसका खनन शुरू नहीं हुआ है, अभी बहुत प्रक्रियाएं बाकी है, लेकिन मिला है, प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे शामिल किया। हाल ही में राजसमंद के नाथ द्वारा में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में राजसमंद के नाथ द्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर देखिए साथियों, 369 फीट तो इसकी लंबाई है, ऊंचाई है। 29 अक्टूबर 2022 को हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं अशोक जी गहलोत और कथावाचक मुरारी बापू और बाबा रामदेव, इन तीनों ने नाथ द्वारा में जो गणेश टेकरी की पहाड़ी है उस पर बनी विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है, वो 369 फीट ऊंची, उसका उद्घाटन किया। विश्वास स्वरूपम या स्टैचू ऑफ बिलीफ इनका नाम रखा गया है। नरेश कुमावत को तो अच्छे से रट लेना साथियों, नरेश कुमावत इसके मूर्तिकार हैं, ठीक है। और ये संस्था है संत कृपा सनातन संस्थान, ये पिलानी की है, उन्होंने ये बनाया है। और तत्पदम संस्थान जो है इसका पूरा नाम है, और ये जो ट्रस्टी हैं वो मिराज ग्रुप के मदन पालीवाल के हैं। तो ये सारी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से याद करना है। 28वां प्रश्न, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं के लिए भी ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की गई है। योजना अंतर्गत किए गए प्रावधानों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इस प्रस्ताव को 20 जून 2023 को मंजूरी प्रदान की है, सही कथन है। योजना का लाभ न्यूनतम 10 किलोमीटर से अधिक होने पर ही देय है, सही है। योजना में 20 रुपए कार्य दिवस का भुगतान किया जाता है, ये भी सही है। योजना में न्यूनतम 75% की उपस्थिति अनिवार्य है, यहाँ पर 80% दे रखा है, तो वो गलत है। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 20 जून 2023 ये कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है। 20 जून 2023 को शुरू हुई, 10 किलोमीटर से अधिक दूरी होनी चाहिए, 20 रुपए प्रति कार्य दिवस भुगतान किया जाएगा, न्यूनतम 75% उपस्थिति होनी चाहिए। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है, स्कूल शिक्षा में भी इस प्रकार की योजना चला रखी है जिसमें 5 किलोमीटर की का प्रावधान है, अर्थात 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर यदि कोई बालिका शिक्षण हेतु, अध्यापन हेतु, शिक्षा प्राप्ति हेतु जाएगी तो उसको इस योजना का ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत लाभान्वित किया जाएगा। 29वां प्रश्न देखो साथियों, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन रहा? यह हनुमानगढ़ है, वो आपको ध्यान रखना है। और कल से अपना नया ग्रामीण ओलंपिक 2023 का शुभारंभ हो चुका है, तो यदि परीक्षा आगे जाएगी तब तक तो शायद ग्रामीण ओलंपिक से संबंधित और कई प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कहां हाल ही में राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया गया है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये प्रश्न तो इंडिया लेवल का हो गया और आपने इसमें कैसे शामिल कर लिया। ये राजस्थान से संबंधित है साथियों, राजस्थानी संघ है, तो राजस्थान से संबंधित कोई भी विश्व के किसी भी देश में कोई घटना होती है तो वो राजस्थान का ही करंट का प्रश्न बनेगा। तो 28 जून 2023 की बात है, राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं श्रीमती शकुंतला जी रावत, उन्होंने राजस्थानी संघ के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में एक राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया है।
अगला प्रश्न, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज है, पहला पेपर 2 जुलाई को करवाया था, अभी आज जो है वो छठा पेपर है। आप यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लें। आपका ज्यादा समय मैं खराब करूंगा नहीं, आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 1 लाख से बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपए पे पहुंचा दिया। सामान्य सा प्रश्न है। 32वां प्रश्न है, बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। पद्म पुरस्कार से संबंधित पुरस्कार आरएस प्री में तो देख लेना भैया, कह रहा हूं आपको। पहला विकल्प है मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह। देखो 4 आदमियों को मिले हैं 3 पुरस्कार, 3 पद्म पुरस्कार मिले हैं। उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन को तो कला के क्षेत्र में मिला है, ठीक है, संयुक्त रूप से। और मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह जो हैं वो आपके जो विभूति हैं दोनों, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो मूलचंद लोढ़ा सामाजिक कार्यकर्ता, लक्ष्मण सिंह सामाजिक कार्यकर्ता, उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में राजस्थान की कौन सी पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? मानगढ़ धाम आपका सही आंसर इसमें होगा। 17 नवंबर 1913 के दिन मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर जो है गोविंद गुरु का जन्मदिन मनाने आए लोगों पर अंग्रेजों ने गोलीबारी कर दी थी। 1500 के लगभग आदमी मर गए थे। उसी की याद में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। 34वां प्रश्न है, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों ने शतरंज में गोल्ड मेडल जीता है? वे 2 जो छात्र हैं वो दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में जो जून 2023 में 26वां नेशनल गेम्स हुए, उसमें एक तो उदयपुर के थे आपके प्रणय चौड़िया और एक थे बीकानेर की युक्ति हर्ष। इन दोनों को गोल्ड मेडल मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। 35वें प्रश्न की तरफ चलना चाहिए। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ठीक है, जून 2023 में दिल्ली में जो खेल हुए राष्ट्रीय नेशनल गेम्स स्कूल गेम्स, उनमें राजस्थान ने कुल 33 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 तो आपके स्वर्ण हैं, 12 आपके रजत हैं और 15 आपके कांस्य हैं। यहां पर एक विलक्षण बात हो रही है कि नेशनल स्कूल गेम्स में प्रदेश ने पहली बार टीम स्पर्धा में देश में दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए रजत पदक जीता है। 36वां प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के अंतर्गत पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती के दौरान अधिकतम कितने दिन और कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, योजना अभी शुरू हुई है 14 जून को, और इसमें 25 से लेकर 60 वर्ष के जो भी व्यक्ति होंगे, श्रमिक पंजीकृत श्रमिक होने चाहिए, उनको अधिकतम 7 दिन या जो है डीबीटी भर्ती, मतलब जहां पर आप भर्ती रहते हैं वो 7 दिन की अवधि से कम हो तो वो कम, जो भी कम हो अधिक होगी कम होगी उसको 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से और जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो 14 जून 2023 को आपको याद रखना है, 7 दिन को याद रखना है, प्रतिदिन 200 रुपए की राशि याद रखनी है। हाल ही में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा किसे चुना गया है? जो आपके सिलेबस में 8 आयोग है ना साथियों, उसमें राजस्थान राज्य महिला आयोग भी, और उसकी जो आयोग की अध्यक्षा है वो रेहाना रियाज चिश्ती है। बैतुल बेगम को तो मैंने आपको बता ही दिया, रूबल से का है। श्रीमती रेखा शर्मा कौन है वो आपको ध्यान रखना है। रेखा शर्मा को तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। तो आरएस प्री की तैयारी कर रहे हो तो आपको महिला आयोग में रेहाना रियाज चिश्ती को रेखा शर्मा के साथ
संबंधित करके पढ़ो, दोनों को एक साथ कहाँ दिक्कत आ रही है। 38वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वन विभाग वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो सामान्य सा प्रश्न है, उदयपुर, बाकी डिटेल आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। 39वां प्रश्न, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जयपुर के जो झालाना क्षेत्र है ना, वहां पर ये आमागढ़ स्थापित किया गया है। 1524 हेक्टेयर का है और ये झालाना और नाहरगढ़ अभ्यारण्य के बीच में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस रिजर्व का उद्घाटन किया था। तो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व की जो लोकेशन है वो आपको ध्यान रखना है, जयपुर में है। 40वां प्रश्न है, काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध निम्न में से किस जिले से है। तो काली तीर लिफ्ट परियोजना से लाभान्वित जिला धौलपुर है। यहाँ पर विकल्प नंबर गलत दे दिया भाई साथियों, ये 1 नंबर का आपका आंसर होगा। और पेयजल परियोजना में लाभान्वित जिले आपके धौलपुर और भरतपुर है। ठीक है, 2 जिलों को कालातीर से इसमें लाभ मिलेगा। तो कालातीर लिफ्ट परियोजना जो है वो धौलपुर में है। यहाँ पर 4 जो है वो बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सत्यव्रत रावत चूड़ा का पनोरमा के लिए 4 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। सत्यव्रत रावत चूड़ा का पनोरमा निम्न में से किस शहर में बनाया गया है। तो सत्यव्रत रावत चूड़ा का पनोरमा चित्तौड़गढ़ जिले में बनाया गया है और हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी इस हेतु किया है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि चूड़ा ने त्याग से मेवाड़ के लिए न्योछावर किया था और उनके जो वंशज हैं वो आज भी चूड़ावत के नाम से विख्यात हैं। 1395 में मेवाड़ के महाराणा लाखा के जब एक पुत्र हुआ था, उनका नाम चूड़ा रखा था और महारानी लखमादेव चौहान जो है वो इनकी पत्नी थी। चूड़ा बचपन से पिता का विशेष आदर करता था, इसलिए लोग उसे पितृभक्त युवराज चूड़ा कहते हैं। 42वां प्रश्न, हाल ही में राजस्थान की समसामयिक घटनाओं में से कौन सा सही लिखित नहीं है। जून 2023 का करंट अफेयर है। देखिए, जयपुर में हस्तशिल्प एवं हाथ करघा निदेशालय खोले जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विकल्प गलत है, जोधपुर में दी गई है। दूसरा देखिए, डायल फ्यूचर कार्यक्रम राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग ने शुरू किया है, बिल्कुल सही है। डायल फ्यूचर कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपके आने वाले भविष्य में आपको किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार की भविष्य की संभावनाएं, आप कैरियर से संबंधित संभावनाएं हो सकते हैं, उसके लिए युवा वर्ग को बताया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है। तीसरा विकल्प है, राज्य के 13 शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, बिल्कुल सही है। जो वायुमंडल को साफ करने के लिए ग्रीन लंग्स का प्रयोग किया गया है। दिव्यांगजनों के उत्पादों को बृहद स्तर पर ब्रीडिंग और शिल्प कौशल को प्रोत्साहन देने के लिए जयपुर में दिव्य कला मेला लगाया गया है, ये भी आपका सही है। तो पहला विकल्प जो है वो गलत है, क्योंकि जयपुर में हस्तशिल्प और हाथ करघा निदेशालय खोले जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है। ये जो निदेशालय खोला जाएगा वो जोधपुर में खोला जाएगा। ये जो है आपका जो पिछली बार का जो टेस्ट हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर 3 का, उनके रैंकर्स हैं श्री प्रहलाद जी गुर्जर, जिला दौसा के हैं। 37.11 अंक इनको मिले थे। रतनलाल जी जाट चित्तौड़गढ़ से हैं, 35.44 अंक इनको मिला। और टीला राम जी सिनवार हैं, उनको 34.96% अंक प्रतिशत अंक नहीं है, ये 50 में से अंक हैं, वो इनको मिला है। और बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि अंतिम चयन का निश्चित रूप से होगा। बहुत अच्छी तैयारी ये लोग कर रहे हैं, सभी इन सर्विस हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं।
लम्पी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम के तहत लम्पी महामारी में दुधारू गोवंश गंवाने वाले पशुपालकों को प्रति परिवार 2 दुधारू गोवंश के लिए कितने रुपए भेजे जा रहे हैं। अर्थात अभी केवल उनका नामांकन हो रहा है, तो 40-40 हजार रुपए डीबीटी द्वारा भेजे जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे आ भी गए, तो अब पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन 40-40 हजार रुपए की राशि इसमें आपको याद रखनी है। 44वां प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान की समसामयिक घटनाओं में से कौन सा सही लिखित नहीं है। ये भी जून 2023 की जो करंट है उसके आधार पे बताया गया है। अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का संबंध बांसवाड़ा जिले की 6 तहसीलों से है, सही है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्थानीय कलाकार को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ये भी आपका सही है। मुख्य न्यायाधिपति अगस्टिन जॉर्ज मसीह ने न्यायपालिका के लिए ई-आरटीआई पोर्टल का उद्घाटन किया, ये भी सही है। जल जीवन मिशन में राज्य का स्थान देश में प्रथम हो गया है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, देश में प्रथम नहीं है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य का देश में 12वां स्थान है। 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22 से लेके 25 मई 2023 तक 4 दिवसीय अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन निम्न में से कहां किया गया। तो ये है वो राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमा पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और 4 दिवसीय था। सुदर्शन शक्ति का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस प्रकार के जो अभियान है सेना से संबंधित जो हमारे राजस्थान की मरुभूमि में अक्सर आयोजित होते रहते हैं, तो उनको परीक्षा में प्रश्न उससे संबंधित पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में जून 2023 में अति चर्चित राजप्रथमा निम्नलिखित में से क्या है। तो राजप्रथमा देश की पहली सैरोगेसी से उत्पन्न घोड़ी है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश में घोड़ों की संख्या में कमी बड़ी समस्या है और वैज्ञानिक इस समस्या से निपटने के लिए लगातार प्रयोग कर रहे हैं। मारवाड़ी नस्ल की घोड़ी में पहली भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी से राजप्रथमा का जन्म अभी हाल ही में हुआ है। 47वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री निशुल्क स्कूल परियोजना यूनिफॉर्म वितरण योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। योजना का आरंभ 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। योजना की जो वित्तीय राशि है उसको 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करती है, बिल्कुल सही। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद इस योजना को नोडल विभाग है, बिल्कुल सही है। योजना में राज्य की सभी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है साथियों, योजना में राज्य की सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ही दिया जाता है, तो सभी स्कूलों का तो यहाँ से संबंध ही नहीं है, तो यहाँ विकल्प गलत है। आपको ये ध्यान रखना है, योजना 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई। वित्तीय जो अनुपात है राशि का वो 60-40 का है। कक्षा 1 से 8 है, जोड़ी 2 दी जाती है। नोडल जो है वो आपका स्कूल शिक्षा विभाग परिषद है, ठीक है। इसके साथ ही आपको एक डेटा और याद रखना है कि ये जो 2 जोड़ी सिलाई जो है कपड़े हैं उनको सिलाने के लिए 200 रुपए की बहुत बड़ी राशि भी जो है इस योजना के तहत विद्यार्थियों को दी जाती है। 48वां प्रश्न है, फरवरी 2023 को मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र की शुरुआत निम्न में से कहां की गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। चित्तौड़गढ़ में 7 फरवरी 2023 को राजस्थान सहकारी मंत्री जो हैं अपने उदयलाल जी आंजना, उन्होंने चित्तौड़गढ़ जिले में जो निम्बाहेड़ा है वहां पर फाचर अहिरान ग्राम पंचायत में वंडर सीमेंट लिमिटेड के सहयोग से जिले का प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर ये मही अहिरान फाचर अहिरान को याद न रखो तो भी आपको चलेगा, लेकिन चित्तौड़गढ़ को आपको जरूर ध्यान रखना है कि मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ में अभी शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। राजस्थान के 4 शहरों जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर को 3D शहरों की श्रेणी में शामिल किया गया है। साथियों ये प्रश्न ऐसे नहीं आएगा जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रश्न ऐसे आएगा, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला
3D शहर में शामिल नहीं है, या फिर पूछेगा 3D शहर में शामिल है, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा शहर, राजस्थान का कौन सा शहर 3D शहरों की श्रेणी में भी सूचीबद्ध है और स्मार्ट सिटी श्रेणी की श्रेणी में भी सूचीबद्ध है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3D शहर जो है वो 4 है आपका, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। रट लेना इनको, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर 3D शहर है और 4 ही आपके स्मार्ट शहर हैं। लेकिन 4 स्मार्ट शहरों में देखिए उदयपुर, कोटा और अजमेर तो 3D भी हैं और स्मार्ट भी हैं, और इधर स्मार्ट सिटी श्रेणी में जयपुर है और उधर 3D श्रेणी में जोधपुर है। तो उदयपुर, कोटा और अजमेर तो दोनों श्रेणियों में सूचीबद्ध हैं और 3D शहर में जोधपुर अलग है और स्मार्ट सिटी में जयपुर अलग है, यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार कोटा देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रदूषण बहुत फैल रहा है कोटा में। तो देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का विज्ञान केंद्र और तारामंडल टोंक शहर में खोला जाएगा, ये गलत है साथियों, टोंक में नहीं है, कोटा आएगा। तो देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का विज्ञान केंद्र और तारामंडल कोटा शहर में है, टोंक में नहीं है। तो ये चारों जो विकल्प हैं अलग सेपरेट प्रश्न है। ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो हाल ही में कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हाल ही में रामगढ़ जो बारां में है को जीएसआई इंडिया द्वारा देश का दूसरा जियो टूरिज्म सेंटर बनाया गया। साथियों ये वाली लाइन है ना, अच्छी तरह से इसको रट लेना आपको, क्योंकि इंडिया स्तर पे है और पूरे देश में ये दूसरा ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है रामगढ़ का जो क्रेटर है ना उसको जीएसआई ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा देश का दूसरा जियो टूरिज्म सेंटर बनाया गया। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा जो विकल्प है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार हैप्पीनेस इंडेक्स में राज्य का 27वां स्थान है। सही है, कौन सा स्थान है ऐसे पूछेगा तो 27वां स्थान पूछना है। पोखरा नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में राज्य को 6 स्वर्ण पदक मिले हैं। सामान्य सी बात है, 6 मिले हैं, सबको पता है। हाल ही में राज्य का पहला हाइड्रोजन प्लांट सिलोरा किशनगढ़ अजमेर में बनाया गया है। ये गलत है, क्योंकि जो हाइड्रोजन प्लांट लगा है वो तो चित्तौड़गढ़ के रावतबाड़ा में लगाया गया है, जबकि सिलोरा किशनगढ़ में अजमेर में तो आपका पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई है। की भी क्या गई है, अभी जो बजट निकला है 2023 वाला, उसमें ये घोषणा की गई है कि हाइड्रोजन प्लांट तो रावतबाड़ा में लगाया जाएगा और जो पुलिस प्रशिक्षण स्कूल है वो आपके किशनगढ़ जो सिलोरा किशनगढ़ अजमेर में स्थापित की जाएगी। अब देखिए साथियों, ये जो आज का प्रश्न पत्र था उसमें हमने 100 प्रश्नों को शामिल किया है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका दूसरा पार्ट जो है वो 51 से लेकर 100 तक का जो है वो दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए यदि आपको कंटेंट पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए साथियों। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।